रोल। हेलो प्यार साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MNID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप एकदम बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्त, हम लोग सुबह 10 बजे पढ़ते हैं जीके जीएस, और उसमें कर रहे हैं हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न। और दोस्त, उसी श्रृंखला में आज हम पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 48 पर। ठीक है दोस्त, तो आज की इस प्रैक्टिस सेट को दोस्त देखेंगे। तो आज जो हिस्ट्री के प्रश्न होंगे वो कांग्रेस से आगे बढ़कर, या फिर यूं कहें कि कुछ मुस्लिम लीग के सवाल है, या और कुछ आंदोलन के हैं। तो दोस्त, इन्हीं के साथ शुरू करते करेंगे हम आज के इस प्रैक्टिस सेट को, और देखेंगे फिर आज का पहला प्रश्न। दोस्त, जो भी बात आपको बताई जाए वो एक बार नोट करते रहना और रिवीजन जरूर करना है, बाद बाकी सब ठीक हो जाएगा ना। तो पहला सवाल आपके सामने कि पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था। तो दोस्त, पाकिस्तान नाम किस वर्ष गढ़ा गया था, आपसे पहला प्रश्न ये है। ऑप्शन है 1930, 1933, 1932, 1931। तो बताइए दोस्त, क्या होगा इसका सही जवाब? बताइए सही जवाब क्या होगा। पाकिस्तान नाम किस वर्ष गढ़ा गया? तो दोस्त, पाकिस्तान नाम गढ़ा तो गया वो 1933 था। कौन सा? 1933। लेकिन इसके साथ साथ इसका कुछ बैकग्राउंड और जानेंगे दोस्त। 1906 1906 में एक स्थापना होती है मुस्लिम लीग की। किसकी दोस्त? 1906 में स्थापना होती है मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग बनता है दोस्त। इसकी स्थापना कौन करता है? तो दोस्त, आप इसके संस्थापक बता रहे होंगे। संस्थापक सलीमुल्लाह, नवाब सलीमुल्लाह। और एक दूसरे व्यक्ति थे दोस्त, इसके संस्थापक तो सलीमुल्लाह है, और दूसरे व्यक्ति जो उनके साथ ही थे वो इसके पहले अध्यक्ष बने। अध्यक्ष, तो उसका नाम था दोस्त आगा खां। क्या नाम था? आगा खां। दोस्त, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई? तो आप कहोगे इसकी स्थापना ढाका में हुई थी। स्थापना ढाका में। क्या है इसका हेडक्वार्टर है? तो दोस्त, कहाँ बताएंगे आप लोग? ढाका में बता रहे हो, ठीक है। उसके बाद दोस्त 1906 के बाद आता 1908, और 1908 में इसका सम्मेलन होता है अमृतसर में। कहाँ दोस्त? अमृतसर। अमृतसर में जो सम्मेलन होता है, तो यहाँ पे मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की जाती है। किसकी? मुस्लिम लोगों के लिए पृथक, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन का मतलब दोस्त क्या है? कि मुस्लिमों के लिए निर्वाचन का अलग से अधिकार दिया जाना। ठीक है, पृथक निर्वाचन की मांग की जाती है। पृथक निर्वाचन की मांग दोस्त 1908 में की जाती, लेकिन इसे स्वीकार कब किया गया? तो अगले ही वर्ष 1909 में 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। कौन सा दोस्त? आप कहोगे मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार से स्वीकार किया गया। सुधार द्वारा स्वीकार किया गया। किसे दोस्त? पृथक निर्वाचन को। ठीक है, ये हो गया दोस्त 1906 और 1908। इसके बाद दोस्त आता है 1930। कौन सा दोस्त? 1930। 1930 में इसका सम्मेलन होता है इलाहाबाद में। इलाहाबाद अधिवेशन। जैसे कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे थे दोस्त, इसी तरह से इसके भी अधिवेशन हो रहे थे। ठीक है, जब इलाहाबाद में इसका अधिवेशन होता तो दोस्त यहाँ पे अध्यक्ष था मोहम्मद तैयब इकबाल, या मोहम्मद इकबाल लिख लो, मोहम्मद इकबाल। और दोस्त, यहाँ पे पृथक राष्ट्र की मांग उठती है। पृथक राष्ट्र की मांग उठती है। पृथक राष्ट्र का मतलब क्या है? तो अखंड भारत है,
अखंड भारत के कुछ हिस्सों को तोड़कर कुछ हिस्सों को काटकर एक नया देश बनाने की मांग उठती है। ठीक है दोस्त, कहाँ पे? तो आपको 1930 में। उसके बाद आता है दोस्त 1933, और 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी हैं, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र, तो दोस्त कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन सा छात्र था? तो आप कहोगे रहमत अली। रहमत अली, जिसने पाकिस्तान शब्द दिया था। रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द गढ़ा, पाकिस्तान शब्द दिया था। ठीक है दोस्त, इतनी बात याद रखोगे। 1933 में किसने पाकिस्तान शब्द दिया? तो आप कहोगे 1933 में रहमत अली ने, इनका पूरा नाम है चौधरी रहमत अली। क्या नाम दोस्त? चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था। ठीक है, चलिए फिर अगले सवाल पर। और अगला सवाल आपका यह है, उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था जिसने 1933 में पाकिस्तान शब्द गढ़ा था। दोस्त आप तो कुछ रहा ही नहीं इसे बताने में, अब तो आप तुरंत बता देंगे। तो दोस्त इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो 1933 में कौन व्यक्ति था जिसने पाकिस्तान शब्द गढ़ा था? तो खान रहमत खान। दोस्त खान रहमत खान नहीं होगा, अमानत अली नहीं, नुसरत फतेह अली, चौधरी रहमत अली। कौन था दोस्त? वो चौधरी रहमत अली था। ठीक है, कोई दोस्त यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? अब दोस्त इसका एक सम्मेलन होता है मुस्लिम लीग का, मुस्लिम लीग का सम्मेलन या का अधिवेशन 1943 का, 1943 का मुस्लिम लीग का अधिवेशन। तो दोस्त इस समय इसका अध्यक्ष कौन था? तो इस समय अध्यक्ष बना था इसका जिन्ना। कौन? जिन्ना बना था। तो दोस्त जिन्ना ने यहाँ पे एक नारा दिया था, और इसने कहा था यहाँ पे जिन्ना ने कि बांटो और छोड़ो, बांटो और छोड़ो। बांटो और छोड़ो दोस्त कब कहा था? तो आप कहोगे 1943 में कहा था। ठीक है, और क्या था यहाँ पे? तो आप कहेंगे यहाँ पे 23 मार्च 1943 को 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस दोस्त? तो आपको पाकिस्तान दिवस मनाया गया, पाकिस्तान दिवस मनाया गया। ठीक है दोस्त, तो 23 मार्च 1943 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आप कहोगे पाकिस्तान दिवस मनाया गया, और जिन्ना ने कहा था कि बांटो और छोड़ो। जैसे कल आपको बताया था 1946 में क्या कहा था? विभाजित भारत या नष्ट भारत। क्या कहा था दोस्त? विभाजित भारत या नष्ट भारत 1946 में कहा, तो 1943 में ये कहा था कि बांटो और छोड़ो। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल आपके सामने है कि दिल्ली दरबार में डैश किंग जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ था, और इसी दरबार में किंग ने घोषणा की थी कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। तो दोस्त ये दिल्ली दरबार कब लगा था? कब ऐसी घोषणा की गई थी कि जो भारत की राजधानी है कलकत्ता से अब दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी? 1911, 1910, 1877 या 1903? तो दोस्त जहां 1903 लिखा है यहाँ तो कौन था? आप कहोगे यहाँ पे कर्जन था, कर्जन, क्योंकि बंगाल विभाजन का समय है ये 1905। दोस्त आप देखेंगे तो 1899 या 1900 से लेकर 1905 तक कर्जन रहा है। तो दोस्त यहाँ पे सेकंड दिल्ली दरबार लगा था, सेकंड दिल्ली दरबार, सेकंड दिल्ली दरबार। और दोस्त जो 1911 है यहाँ पे लगा था तीसरा दिल्ली दरबार, तीसरा दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार का मतलब क्या होता था दोस्त? इसका मतलब होता था कि जब ब्रिटिश सरकार यहाँ शासन कर रही थी, तो समय समय पर वहां के जो राजा होते थे, राजकुमार होते थे, और जो महारानी या फिर वहां के जो अतिथि जो होते थे वो भारत घूमने आया करते थे और देखने आया करते थे। तो उनके स्वागत के लिए जो तैयारियां की जाती थी, उनका जिस तरह स्वागत किया जाता था उसे हम दिल्ली दरबार कहते थे।
तो दोस्त यहाँ पे कौन आया था तीसरे दिल्ली दरबार में 1911 में? तो एक तो यहाँ नाम लिखा ही है आपके सामने, किंग जॉर्ज पंचम, और इसकी मैडम, इसकी पत्नी मैडम मैरी। क्या नाम था दोस्त? मैडम मैरी। ये दोनों यहाँ पे आए थे, ठीक है दोस्त, दोनों ही यहाँ पे आए थे, ठीक है। इनके स्वागत के लिए तीसरा दिल्ली दरबार लगा था। दोस्त ये कब आए थे? तो आपको 1911 में आए थे, और 1911 में ही जॉर्ज पंचम ने घोषणा की कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। तो घोषणा की, तो दोस्त घोषणा कब की गई? तो आपको 1911 में भारत की राजधानी कहाँ होगी दोस्त? अब दिल्ली होगी, ठीक है। लेकिन दोस्त बनी कब? तो आपको 1912 में, और डेट अगर आपसे पूछा तो 1 अप्रैल 1912 में दिल्ली राजधानी बनी। कहाँ बनी दोस्त? दिल्ली राजधानी बनी। ठीक है दोस्त। और नई दिल्ली कब बनी दोस्त? तो आप यहां लिखोगे 1927 में नई दिल्ली बसाई गई। नई दिल्ली को बसाया और दोस्त 1927 के बाद 4 साल बाद 31 में राजधानी नई दिल्ली बनी। राजधानी नई दिल्ली बनी। ठीक है दोस्त। तो राजधानी कहाँ बनी थी? तो आप कहेंगे राजधानी नई दिल्ली बन गई, ठीक है दोस्त। जो जॉर्ज पंचम आया था यहाँ पे और इसकी मैडम मैरी, तो इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस समय दोस्त वायसराय कौन था? तो आप कहोगे वायसराय था दोस्त हार्डिंग सेकंड। और इसका कार्यकाल दोस्त रहा है, तो आप कहोगे 1910 से 1916 तक। 1910 से 1916 तक। तो आपसे अगर पूछा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था तो उस समय कौन था? तो दोस्त 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 1914 से 1919 तक चला था। तो दोस्त हार्डिंग सेकंड के समय में ही विश्व युद्ध भी शुरू हुआ था, ठीक है दोस्त। इतनी बातें याद रखेंगे आप। चलते हैं आगे। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत मतलब 1773 से 1911 की राजधानी थी? तो दोस्तों 1911 तक कौन सी राजधानी रही है बताइए आप एक बार। 1773 से 1911 तक तो दोस्त दिल्ली रही है क्या? तो आपको दिल्ली तो बाद में बनी, 1911 में तो घोषणा हुई है, 1912 में बनी है। लखनऊ, बॉम्बे नहीं। तो दोस्तों कौन सी राजधानी थी? तो आपको कलकत्ता राजधानी थी। उस समय कौन सी राजधानी थी? तो आपको कलकत्ता राजधानी थी, ठीक है दोस्त। अगला सवाल आपके सामने, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी मतलब रानी मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल अपनाया गया था? बताइए दोस्त कौन सा ऐसा पर्यटन स्थल था जो उनकी याद में अपनाया गया था, जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की याद में? बताइए दोस्त। बताइए दोस्त कौन सा था? इंडिया गेट। इंडिया गेट कहाँ है दोस्त? तो आप कहीं, ये तो दिल्ली में। गेट वे ऑफ इंडिया ये कहाँ है दोस्त? ये मुंबई में। मुंबई। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम या विक्टोरिया टर्मिनल्स? तो दोस्त जॉर्ज किंग पंचम की याद में गेटवे ऑफ इंडिया को एक पर्यटन स्थल के रूप में चुना गया था। गेटवे ऑफ इंडिया दोस्त ये कहाँ पे? आपको ये मुंबई में, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होमरूल लीग की स्थापना से संबंधित है? दोस्त यहाँ पे एक चीज समझ लो, अगर यहाँ खत्म ही हो रहा है तो 1911 ही वो समय है, 1911 में ही बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन रद्द हुआ, ठीक है दोस्त। तो आपसे पूछा जाए बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? तो आप कहोगे तीसरे दिल्ली दरबार के समय। तब दोस्त वायसराय कौन था? तो आप कहोगे वायसराय था हार्डिंग सेकंड। और किसने रद्द किया था? तो आप कहोगे जॉर्ज पंचम और मैडम मैरी क्यूरी, ठीक है। कौन दोस्त? क्वीन मैरी, है ना।
मैडम मैरी के समय में यह रद्द हुआ था। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे? तो दोस्त बताइए, मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, बताइए। तो दोस्त दो होम रूल लीग चले हैं। कितने? दो। पहला होम रूल लीग चला था, पहला आपको अप्रैल 1916 में, और ये दोस्त कहां से चला? तो आपको पुणे से। और इसे किसने चलाया? तो वो बात की बात है, पहले दूसरा वाला समझो। दूसरा वाला दोस्त चलाया था सितंबर, क्योंकि इसका सवाल आगे आपको मिलेगा। तो दूसरा चला था सितंबर 1916 में, 1916 में। और ये दोस्त मद्रास में चलाया था। और मद्रास में किसने चलाया भाई, आपसे पूछा गया है। मैडम भिकाजी मुकामा, एनी बेसेंट, मातंगी हजारा या सरोजिनी नायडू? तो दोस्त ये नहीं है, ये नहीं है। एनी बेसेंट। कौन है दोस्त? एनी बेसेंट। मद्रास में किसने चलाया था? तो आप कहोगे एनी बेसेंट ने चलाया था। ठीक है, एनी बेसेंट। दोस्त एनी बेसेंट जी की दो पत्रिकाएं हैं, बहुत चर्चित पत्रिकाएं हैं इनकी। इनकी पत्रिकाएं दोस्त, एक तो है इनकी पत्रिका कॉमनवेल्थ। कौन सी दोस्त? एक तो है कॉमनवेल्थ और एक है न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ। और एक दूसरी हो जाएगी दोस्त इनकी, क्या है? न्यू इंडिया। न्यू इंडिया। ठीक है दोस्त, ये इनकी दो पत्रिकाएं हो जाएंगी। अच्छा दोस्त, ये अगर पूछा जाए कि ये कहां से थी एनी बेसेंट, तो ये एनी बेसेंट आयरलैंड से थी। कहां से दोस्त? आयरलैंड। आयरलैंड से थी। ठीक है दोस्त, चले आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी दल बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी डैश द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो दोस्त आपके सामने आ गया ना नाम, बाल गंगाधर तिलक। और दूसरे कौन थी 1916 में मद्रास से? तो दोस्त अभी आपने पढ़ा, मद्रास से एनी बेसेंट थी। कौन थी? मद्रास से एनी बेसेंट जी थी। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत? और जहां आप पुणे पढ़ रहे थे दोस्त, पुणे से कौन था? तो आप कहोगे बाल गंगाधर तिलक जी थे, जिन्होंने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग चलाया था। ठीक है दोस्त, उसके बाद आता है 1917। 1917 में दोनों होम रूल एक हो जाते हैं। दोनों होम रूल लीग एक हो जाते हैं। एक हो जाते हैं। ठीक है दोस्त, और उसके बाद आता है 1920। 1920 में महात्मा गांधी ने एक चलाया था अखिल होम रूल। अखिल होम रूल आंदोलन। अखिल होम रूल आंदोलन इन्होंने चलाया, और दोस्त इसके अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, दोस्त ये किसने चलाया? तो महात्मा गांधी द्वारा। आप कहोगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। ठीक है दोस्त, तो बोलो इतनी बात याद रखोगे? इतनी बात याद रहेगी? बोलो। अगला सवाल है दोस्त आपके सामने, इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से थे जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी? तो दोस्त नौजवान सभा के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। तो बताइए दोस्त कौन थे नौजवान भारत सभा के संस्थापक?
तो दोस्तों लाला हरदयाल है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक गदर पार्टी बनाई थी। क्या बनाई थी? तो आपको गदर पार्टी, गदर पार्टी। तो दोस्त ये गदर पार्टी कब बनाई? तो आपको 1913 में बनाई थी। और ये कहाँ पे? तो आपको सैन फ्रांसिस्को। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को में बनाई। ठीक है दोस्त। चंद्रशेखर आजाद जी ने कौन सी पार्टी बनाई थी? तो आप बताओगे। चंद्रशेखर आजाद जी ने जो बनाई थी वो HSRA बनाया था। कौन सा? HSRA, HSRA, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और दोस्त ये कब बना था? तो आपको ये 1928 में बना था। अब 1928 में। सुभाष चंद्र बोस जी ने दोस्त कौन सी पार्टी बनाई? तो इन्होंने वैसे तो फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह की स्थापना की थी इन्होंने, और बाद में आजाद हिंद फौज बनाई थी। कौन सी दोस्त? आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज। दोस्त कब? तो आपको 1940 और 41 का जिक्र दोनों ही मिलती है। ठीक है दोस्त। यहाँ नौजवान सभा की बात हो रही, तो दोस्त ये पार्टी बनाई थी शहीद आजम भगत सिंह ने। किसने? शहीद आजम भगत सिंह ने बनाई थी। ठीक है दोस्त। अच्छा, भगत सिंह जी के बारे में थोड़ा सा हम लोग और समझ लेते हैं। भगत सिंह जी जो है, इनके पिताजी का नाम, इनकी माता, इनका जन्म और शहीदी। तो दोस्त इनका जन्म कब हुआ, इनकी शहीदी कब हुई, माता और पिता कौन है, बताइए। बताइए दोस्त, इनके माता और पिता कौन है? तो दोस्त इनको जो पिता है वो किशन सिंह है। पिता किशन सिंह, जो पहले से ही फौज में थे और पहले से ही देशभक्त थे, आंदोलनों से घिरे रहते थे। इनकी माता है विद्यावती कौर, विद्यावती कौर। और दोस्त इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 28 सितंबर 1907 को। और दोस्त इनकी शहीदी है 31 मार्च 1900, नहीं दोस्त 31 मार्च को इनकी शहीदी 1931 में हुई थी, लेकिन 23 मार्च की है। 23 मार्च 23 मार्च 1931 को, क्योंकि 24 मार्च को फांसी होनी थी दोस्त, लेकिन इनकी हुई कब थी फांसी? तो एक दिन पहले ही इन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है दोस्त। तो ये इनके बारे में है। ठीक है दोस्त। इन्होंने बनाई थी नौजवान सभा। और ये नौजवान सभा कब बनाई थी दोस्त? आप कहोगे ये इन्होंने ये लिखा तो 1926 में बनाई थी। ठीक है। इससे पहले दोस्त एक HRA और बना था, HRA। HRA को दोस्त किसने बनाया था? तो आप कहोगे इसे छात्र वर्ग ने बनाया, और ये 1924 में बना था। 1924 में बना था और छात्र वर्ग ने बनाया था, छात्र वर्ग। इसमें दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम आता है वो सचिंद्र नाथ सान्याल। किसका? सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है दोस्त। यहाँ भगत सिंह जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेख है, और इनका एक सबसे ज्यादा जो जरूरी लेख है वो दोस्त कौन सा है? तो इनका एक लेख है, मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं। ठीक है दोस्त, मैं नास्तिक क्यों हूं। अच्छा दोस्त, जो HRA है यही 1928 में HSRA बन गया था। 1928 में HSRA बन गया, और HSRA और नौजवान सभा एक हो गए थे। कब? तो दोस्त आप बताओगे 1928 में एक हो गए थे। ठीक है। यहीं पे दोस्त एक 1923 आता है, और 1923 में यहाँ से देखिए 1923, शायद आगे सवाल होगा, वहां बता देंगे। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान कार्यकर्ता है जिन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता थे? तो दोस्त कौन थे? भूला भाई देसाई? नहीं दोस्त। चंद्रशेखर आजाद अभी आपको बताए थे, HSRA। हिंदुस्तान, H सोशलिस्ट, S
रिपब्लिकन आर और ए। तो दोस्त HSRA के कौन थे? आपको चंद्रशेखर आजाद। और इसे कब बनाया गया था? आपको 1928 में बनाया गया था। ठीक है दोस्त, चलें आगे। अगला सवाल है सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित डैश के पहले अध्यक्ष थे। तो दोस्त कौन थे, कौन सी पार्टी थी जिसके अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे और जिसका स्थापना 1913 में हुई थी? बताइए दोस्त। तो दोस्त जो सोहन सिंह भाकना है ये 1913 में गदर पार्टी के नेता थे। और अभी आपको बताया कौन कौन थे। लाला हरदयाल उसके प्रमुख थे, लेकिन अध्यक्ष कौन बने? सोहन सिंह भाकना बने थे। ठीक है दोस्त। अच्छा, एक गदर नाम से एक मैगजीन भी आती थी, गदर नाम से एक पत्रिका आती थी, वो 6 भाषाओं में छपती थी। कितने भाषाओं में? 6 भाषाओं में गदर नाम से पत्रिका एक निकलती थी। ठीक है दोस्त। तो ये गदर पार्टी कहाँ बनी थी दोस्त? आप बताओगे। सैन फ्रांसिस्को, अभी आपको बताया सैन फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को। और दोस्त कब बनी? तो आपको 1913 में। और इसके प्रमुख कौन है? प्रमुख तो दोस्त आप बताओगे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। ठीक है दोस्त। और इसके सचिव अध्यक्ष कौन बने? तो आपको गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। ठीक है दोस्त। अच्छा, यहाँ स्वराज पार्टी ये लिखा है, यही हम आपको पीछे बताना चाह रहे थे। स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्त 1923 में होती है। कब? 1923 में। और इसकी स्थापना कौन करते हैं? तो दोस्त इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और दूसरे व्यक्ति होते हैं चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे ये होते हैं, लेकिन ये पार्टी 1925 में ही बंद हो जाती है। 1925 में बंद हो जाती है क्योंकि चित्तरंजन दास जी की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद मोतीलाल नेहरू इस पार्टी को संभाल नहीं पाते। और अगर दोस्त चल रही होती तो बहुत शानदार पार्टी होती, क्योंकि बहुत शानदार काम इसने 2 साल में किए थे। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले सवाल पर। और अगला सवाल आपके सामने है कि भारतीय संविधान का मानव तस्करी और श्रम के निषेध से संबंध है। कौन सा आर्टिकल है दोस्त जो मानव तस्करी से और श्रम निषेध से संबंधित है? बताइए। तो दोस्त आपने कहां तक पढ़ लिया है? आपने आर्टिकल 12 से 35 में आपको मूल क्या दोस्त मूल अधिकार है, इसमें से आपने पढ़ लिया 14, 12 से 13 पढ़ दिया और फिर 14 से 18 तक पढ़ा, 18 और फिर दोस्त 19 से 22 तक पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 23 और 24 को। किसको दोस्त? आर्टिकल 23 और 24 को। अगर मानव तस्करी की बात है तो दोस्त मानव तस्करी किस आर्टिकल में है? तो आप कहोगे आर्टिकल 23 में। कौन सा दोस्त? आर्टिकल 23। मानव तस्करी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं या महिलाएं या बच्चे हैं या जवान पुरुष हैं, उन लोगों का व्यापार करना है या यूं कहें उनकी बेचना और उनको खरीदना। यही क्या है? यही मानव तस्करी है। तो दोस्त ये निषेध है तो किसमें? आर्टिकल 23 में। ठीक है। और दोस्त कहा क्या है यहाँ पे? तो आप कहोगे बलात् श्रम है। बलात् श्रम का दोस्त मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे किसी व्यक्ति से जबरन काम करवाना। किसी व्यक्ति से जबरन काम करवाना ही बलात् श्रम कहलाता है। ठीक है दोस्त, ये भी अनुच्छेद 23 में ही हो जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद आपका आता है 24। अनुच्छेद 24 में दोस्त क्या है? तो आप कहोगे 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष तक के बच्चों को खदानों, कारखानों या जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। ठीक है दोस्त, ये किस में हो जाएगा? तो आपका होगा आर्टिकल 24 में हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्त ये जो दोनों आर्टिकल हैं, ये दोनों ये किस में आते हैं? तो आप कहोगे ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिया गया है उसमें आते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्त शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया है, जो तीसरा मूल अधिकार है, उसमें ये आते हैं। ठीक है।
अच्छा दोस्त, इसमें एक चीज और जोड़ी गई थी 2005 में। जो होटल है ढाबा है, उन पर जो बच्चे काम करते हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया था 2005 में, ठीक है। जैसे पहले होटल पे, या फिर कहे कि वो तो जोखिम भरा नहीं है वहां पे होटल पे काम करना, या फिर जो ढाबे उन पर जोखिम भरा नहीं है, लेकिन वहां उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। कब दोस्त? 2005 से उस पर भी लागू हुआ, ठीक है। 21 आपको बताई दिया दोस्त। 26 में क्या है? 26 में आपका ये है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है, आप अपनी मर्जी से कोई भी धर्म अपना सकते हो, या यूं कहें कि आप किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है। आर्टिकल 28 में दोस्त क्या है? तो आप कहोगे स्कूलों में स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। तो दोस्त, स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध कौन लगाता है? तो आपको आर्टिकल 28 लगाता है, ठीक है। चले आगे। अगला सवाल आपके सामने है कि संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2011, 2006, 2009 या 2010? तो दोस्त, अगर बात यह है कि पारित कब किया गया था, कौन सा? तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो ये अधिनियम अगर पारित की बात है तो 2009 में पारित किया गया था। पारित कब किया गया? 9 में। लेकिन लागू कब हुआ दोस्त? तो आप कहोगे 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू है, पूरे भारत में लागू। लेकिन दोस्त, ऐसे मूल अधिकार कब बनाया गया? तो मूल अधिकार के बारे में आप बताओगे। 86वें संविधान संशोधन, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा आर्टिकल 21A में जोड़ा गया। तो दोस्त, अगर आर्टिकल 21 में जोड़ा गया और आपको बताया 12 से 35 तक क्या है? मूल अधिकार है, तो दोस्त 21 से 21 में आएगा तो आपको मूल अधिकार बना दिया गया था, ठीक है दोस्त। तो यहाँ इसका सही जवाब होगा 2009, ठीक। चले आगे अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है, इनमें से किस स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक है? बताइए दोस्त। तो दोस्त, जो क्षोभ मंडल है, इसकी मोटाई सबसे अधिक कहाँ होगी? पर्वतों के ऊपर, उत्तरी ध्रुव या भूमध्य रेखा या दक्षिणी ध्रुव? तो दोस्त, जो ध्रुव है इन पर तो कम होती है, लेकिन भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई अधिक होती है। क्षोभ मंडल दोस्त होता कैसे? जैसे अगर ये पृथ्वी का एक खंड काट लिया जाए दोस्त, तो यहां से चलेगा ऐसे, यहाँ दोस्त 18 किलोमीटर हो जाएगा। कितना? औसतन 18 किलोमीटर होता है, ठीक है। ये भूमध्य रेखा पे यहाँ पे सबसे ज्यादा हो जाएगी इसकी मोटाई, ठीक दोस्त। अच्छा दोस्त, जो क्षोभमंडल है, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। आपको बताया था कल। वायुमंडल की कुल कितनी परतें हैं? तो दोस्त, वायुमंडल में 5 परतें हैं, 5 परतें हैं, ठीक। सबसे निचली दोस्त, सबसे निचली तो आपको क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। इससे ऊपर दोस्त समताप मंडल, इससे ऊपर दोस्त आपको मध्य में है तो मध्य मंडल हो गया। आपसे पूछा जाए मध्य मंडल कौन सी परत है, तो दोस्त तीसरे में बताओगे। चौथी दोस्त आप बताओगे आयन मंडल, और पांचवें बताओगे दोस्त बहिर्मंडल। पांचवें कौन से बता रहे हो दोस्त? तो आप बहिर्मंडल बता रहे हो, ठीक है। ये 5 परतें हो जाएंगी। जितनी भी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, मौसमी घटनाओं से तात्पर्य क्या है? बादल का बनना, आंधी आना, तूफान होना, बादल का फटना, वो सारी घटनाएं दोस्त कहाँ होंगी? तो आप कहोगे क्षोभमंडल में। तो आप कहोगे मौसमी घटना, मौसमी घटना है, ठीक है दोस्त। आंधी तूफान, बाढ़, बारिश, बादल फटना, ये सारी चीजें कहाँ होंगी? क्षोभमंडल में होंगी। अच्छा दोस्त, जो क्षोभमंडल है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो आपको बताया था 18 किलोमीटर तक। इसकी औसत ऊंचाई 18 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद समताप मंडल की ऊंचाई तो आपको 18 से 50 किलोमीटर, 18 से 50 किलोमीटर तक। और दोस्त मध्य मंडल की ऊंचाई तो आप कहोगे कितनी? 50 से 80 किलोमीटर तक, 50 से 80 किलोमीटर तक। आयन मंडल की ऊंचाई दोस्त 80 से 400 किलोमीटर तक।
और उसके बाद बहिर्मंडल की ऊंचाई 400 किलोमीटर से ऊपर तक होगी। हाँ तक दोस्त 400 किलोमीटर से ऊपर तक होगी, ठीक है। तो दोस्त ये क्या है, तो 400 किलोमीटर से ऊपर की जो परत होगी वो बहिर्मंडल होगा। अच्छा, मौसमी घटना इसमें होती है, लेकिन जो समताप मंडल है, इससे समताप नाम क्यों पड़ा है, तो आप इसके जानेंगे कि जो समताप नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे जो समान तापमान होता है, समान तापमान होता है, तो दोस्त यहाँ पे तापमान हमेशा समान रहता है। अब जब तापमान समान है तो ये जो समताप मंडल है, यहाँ पर वायुयान उड़ाने की सबसे आदर्श दशा मानी जाती है, क्योंकि ना तो यहाँ कोई मौसमी घटना है, ना तूफान, ना आंधी, ऐसी कोई घटना नहीं होती और टेम्परेचर समान रहता है। इसलिए ऐसे दोस्त यहाँ पे वायुयान उड़ाने की सबसे आदर्श दशा है। तो वायुयान कहाँ उड़ाए जाते हैं दोस्त? वायुयान उड़ाने के लिए, उड़ाने के लिए, ठीक है दोस्त, वायुयान उड़ाने के लिए। और यही समताप मंडल है जिसमें एक परत पाई जाती है जिसे पृथ्वी का संरक्षण या पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। तो दोस्त ओजोन परत यही होती है, ओजोन परत। इसे क्या कहते हैं दोस्त? पृथ्वी का सुरक्षा कवच, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं, ठीक है दोस्त। तो इतनी बात याद रखेंगे आप। अच्छा दोस्त, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं, लेकिन ओजोन परत का आजकल क्षरण होता जा रहा है। तो ओजोन परत के लिए सबसे ज्यादा घातक कौन सी चीजें हैं? तो आप कहोगे इसके लिए सबसे ज्यादा घातक है जो शीतलक पदार्थ है, जैसे रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैस CFC। उसके बाद दोस्त आपका हो गया जो ग्रीन हाउस गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, नाइट्रोजन हो गया। तो दोस्त इस तरह की जो गैसें हैं वो इसके लिए हानिकारक है। हम यहाँ कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैसें क्षति पहुंचाती हैं। क्षति का मतलब दोस्त नुकसान पहुंचाती हैं। अच्छा दोस्त, यहाँ पे कहा गया है इसका सुरक्षा मंडल, सुरक्षा कवच। तो इसका सुरक्षा कवच क्यों कहा जाता है? तो जो सूर्य है, सूर्य से 3 प्रकार की किरणें आती हैं। सूर्य से कई प्रकार की किरणें आती हैं, लेकिन 3 प्रकार की अल्ट्रावायलेट किरणें होती है। तो उसमें UVC, अल्ट्रावायलेट A, B और C। तो दोस्त सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो उनको रोकती है UVC को, UVC को ये रोकती है, ठीक है। अगर दोस्त ये अल्ट्रावायलेट किरण पृथ्वी पे आ जाए तो हर एक व्यक्ति को कैंसर होगा, और कैंसर जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसलिए उसे कौन रोकता है? तो आप कहोगे ओजोन परत रोकती है, ठीक है। चलते हैं आगे अगले सवाल पर। और अगला सवाल है, कौन सा क्षेत्र क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है? तो दोस्त यहाँ पे क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल। दोस्त इसे क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर, इंग्लिश में इसका नाम आता है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, ठीक है दोस्त। और यहाँ पे ये समताप मंडल है, समताप मंडल। तो ऐसे कौन अलग करता है? ये जो परत है ये, इसको दोस्त क्या नाम दिया गया? तो आपको इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षोभ सीमा कहा जाता है। या तो रखना बहुत सरल, क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सी सीमा हुई? तो दोस्त आपको क्षोभ सीमा हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं आगे अगला सवाल। अगला सवाल है, पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। तो दोस्त पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली पहली नर्तकी कौन है जो भरतनाट्यम से संबंधित है? तो दोस्त ये सारी की सारी भरतनाट्यम से संबंधित है, सारे लोग भरतनाट्यम से संबंधित है। लेकिन ऐसी कौन महिला है, कौन नर्तकी है जिन्हें पद्म भूषण सबसे पहले दिया गया? तो आप कहो सोनल मानसिंह है। कौन है? सोनल मानसिंह। दोस्त सोनल मानसिंह को पहले मिला था पद्मश्री, पद्मश्री तो कब मिला? आप कहोगे 1992 में, 1992 में मिला। और दोस्त फिर मिला था इन्हें पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। और दोस्त ये कब मिला? तो आप कहोगे ना ये 2003 में मिला था। कब? 2003 में मिला। दोस्त जो सोनल मानसिंह है ये भरतनाट्यम तो करती हैं, इसके साथ साथ ये कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, छऊ और ओडिसी। कौन सा दोस्त? ओडिसी। ओडिसी डांस के लिए भी ये फेमस है, ठीक। आप इतनी बात याद रखें। सोनल मानसिंह, इन्हें कब मिला? तो आप कहोगे पहली ऐसी महिला है जिन्हें भरतनाट्यम के लिए पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। चलिए आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, सिक्किम के लोगों की उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए क्या कहा जाता है? सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है दोस्त?
जो मुखौटा नृत्य होता है दोस्त सिक्किम में, जैसे मुखौटा नृत्य तो दोस्त कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन सिक्किम में भी होता है। तो सिक्किम में उसी नृत्य को क्या कहा जाता है, पुरुलिया छऊ। तो दोस्त पुरुलिया छऊ कहाँ होता है, तो आपको पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल। और पढ़िए नहीं दोस्त, ये केरल का है। कहाँ का, केरल का है दोस्त। मुखा भावना, मुखा भावना इसका मतलब ये होता है, ये प्रत्येक डांस में यूज होता है। इसका मतलब ये होता है डांस करते वक्त, नृत्य करते वक्त जो आंखें हैं, वो हैं, या हाथ है, पैर है, मुंह है, जिब्या है, या जितने भी अंग हैं दोस्त, उनके अंगों के द्वारा भाव भंगिमा बनाना, और उनसे जो आप इशारे करते हैं या जो भी चीजें होती हैं, तो वो ही मुख भावना है। ठीक है दोस्त, ये तो प्रत्यंग डांस में होती है। तो जो मुखौटा नृत्य है, इसको सिक्किम में छम नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्त, छम नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे छम नाम से जाना जाता है। अच्छा दोस्त, जो छऊ होता है, छऊ 3 प्रकार का होता है। छऊ कितने प्रकार का होता है, छऊ 3 प्रकार का होता है। इनमें इसमें दोस्त एक आपने देख लिया पुरुलिया छऊ, है ना। दूसरा यहाँ पे देख लो, एक होता है मयूरभंज छऊ। कौन सा, मयूरभंज छऊ। और ये कहाँ पे होता है, तो दोस्त ऐसे बता रहे होगे, मयूर उड़ गया, ऐसे याद कर लो। मयूर उड़ गया तो उड़ीसा में होता है। मयूर उड़ गया दोस्त, उड़ीसा में होता है। ऐसे पूरा ले लिया, क्या बंगला पूरा ले लिया, तो दोस्त पुरुलिया छऊ हो गया। और एक होता है सराय केली छऊ। कौन सा दोस्त, तीसरा सराय केली छऊ। तो दोस्त ये कहाँ होता है, तो आप कहोगे झारखंड में होता है। कहाँ, झारखंड में होता है। ठीक है दोस्त, ये 3 प्रकार के छऊ होते हैं। ठीक है। अच्छा, जो छऊ है, इसको अर्ध शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। कैसा नृत्य, आप कहोगे अर्ध शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा दी जाती है। तो शास्त्रीय नृत्य वैसे कितने हैं, तो आप कहोगे 8 है, लेकिन इसे अर्ध शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्त कौन सा कथन सत्य है, ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, और रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। तो सवाल ये नहीं है, यहाँ पे है ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, या ये कह दो असत्य नहीं, असत्य है, असत्य पूछा गया है। ठीक है दोस्त, तो ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, बिल्कुल नहीं है दोस्त। ऊर्जा को आप छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते। और जिन चीजों को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, या जिनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं दोस्त, वो क्या है, वो भौतिक चीजें नहीं है। ठीक है, ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता है, ये भी ठीक है। और ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया जा सकता है, जैसे आप देखते हैं कि रासायनिक ऊर्जा हो गई, यांत्रिक ऊर्जा हो गई, उसके बाद दोस्त प्रकाश ऊर्जा हो गई, है ना। तो ये सभी कई रूपों में हो सकती है, लेकिन रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, ऐसा नहीं है दोस्त। तो कौन सा असत्य हो गया, तो आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये कथन गलत लिखा है। ठीक है, चलिए आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, 20 किलोग्राम के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा। दोस्त यहाँ पे केवल नाम चेंज किया गया है, इस विभव ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, तो आप कहोगे इसी को स्थितिज ऊर्जा कह देते हैं, स्थितिज ऊर्जा कह देते हैं। अब शायद आप इसको बड़े आसानी से कर पाएंगे। 20 किलोग्राम के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। बढ़ाया जाना क्या मतलब है दोस्त, इस तरह से एक हथौड़ा और इस तरह से उठाया जाता है। ठीक है, तो उस पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो दोस्त इसको हम विभव ऊर्जा को ही कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, या पीई। और पीई होता है mgh, mgh। तो दोस्त m क्या होता है, तो आपको m द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान कितना है, तो आपको 20 किलोग्राम। जी दोस्त कितना है, तो आप कहो जी 10 दिया है। और एच कितना है दोस्त, तो 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। आप कितना कर दोगे, आप कहोगे 2000। और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, तो दोस्त आप जूल बता रहे हो, तो 2000 जूल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या, चले आगे, चलते हैं अगले सवाल पर। और अगला सवाल है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 288 है, यह किस समूह से संबंधित है। तो बताइए दोस्त, ये किस समूह से संबंधित है। आपको एक टास्क दिया था कि आपको याद करना है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल दोस्त आपको याद करना है,
बताया था। बनाने की कोशिश करते हैं एक बार। दोस्त इस तरह से आपने एक पीरियोडिक टेबल देखी होगी, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे पहले में हाइड्रोजन होता है, फिर हीलियम होता है, हाइड्रोजन हीलियम, फिर लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, ठीक है दोस्त, बेरिलियम होता है। फिर इस तरह से ये चलता जाता है दोस्त। ये एस ब्लॉक होगा, एस ब्लॉक। उसके बाद दोस्त ये पी ब्लॉक होगा, तो बीच में दोस्त ये बच गया, ये डी ब्लॉक होगा। और यहाँ पे और होता है दोस्त, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, एक तो ये हो गया और एक इसी के नीचे इसी में बना लीजिए एक दूसरा दोस्त, ये दो होते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनको हम लोग एफ ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक कहते हैं। तो दोस्त पीरियोडिक टेबल में कुल कितने ब्लॉक होते हैं, तो आप कितने बताएंगे? तो आप कहेंगे 4 ब्लॉक होते हैं। पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं दोस्त? 4 ब्लॉक होते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ से ये बन जाएगी। अच्छा दोस्त, जब पी ब्लॉक में यहाँ से आप देखोगे तो 7 आवर्त होंगे। कितने आवर्त होंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है दोस्त। कॉलम कितने होंगे वर्ग? तो आप कहोगे 18 होंगे। 1 2, यहाँ से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 13 14 15 16 17 और ये दोस्त 18, ठीक है। जो 18वां वर्ग है ये वाला दोस्त, इसको हम कहते हैं अक्रिय गैसों का समूह। क्या कहते हैं इसे? अक्रिय गैसों का समूह। अक्रिय गैस, इसका मतलब इसे क्या कहते हैं दोस्त? इनर्ट गैस कहते हैं। इनर्ट गैस है, ठीक है, या नोबल गैस कहते हैं, ठीक है दोस्त। ये जो समूह है इसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पूछा एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 है, या किस समूह के से संबंधित? तो दोस्त 16 में, 8 में, 18 में या 17 में, तो आप कहीं 18 नंबर में हो जाएगा। ये कौन सा है? 18 है। क्यों दोस्त? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे एक होगा। दूसरा कलर लेते हैं। यहाँ पे दोस्त एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक, यहाँ 2 होंगे। उसके बाद यहाँ देखो ऐसे करो, यहाँ एक हो गया हाइड्रोजन का। हीलियम का कितना हो गए? 2 हो गए। फिर उसके बाद दोस्त यहाँ पे लिखो हीना, नीना और करीना के एक्शन रंगीन, ठीक है। जितने भी ये हैं केवल हीलियम को छोड़कर, हीलियम को छोड़कर बाद बाकी सभी जितने भी एलिमेंट है उसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे ये नियॉन है दोस्त, ये 10 नंबर पे होता है, इसलिए होगा 2,8, ठीक है। ये 18 पे होता है तो दोस्त 2 और 8 कर दोगे, ठीक है। तो दोस्त इसके अंतिम कोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे? तो आप कहोगे 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे। और ये अंतिम कोष में तो लिखा है 2 8 8, तो दोस्त ये किस में होगा? तो आप कहोगे 18 में हो जाएगा, ठीक है। 17 की बात दोस्त अगर करोगे तो यहाँ पे कितना लिखोगे? तो आप कहोगे 2 8 10 और 7 17, इसमें 17 में ऐसे कर रहे हो, ठीक है दोस्त। बोलो इतनी बात समझ रहे? आपको याद कैसे करना है? ऐसे लिखो हलीना की रब से फरियाद। तो दोस्त हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये हो गया पहला। दूसरे में बाप, पहले बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो दोस्त इसमें कितने होंगे? तो आपको 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि 7 है तो बाप बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। इस तरह से इसमें हो जाएगा, ठीक, इसको छोड़ो, आपको केवल इतना पढ़ना था यहाँ पे, ठीक है। चले अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने,
उन 3 तत्वों को नामित करें जिनके बाहरी शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोस्त आपने अगर 30 तक की पीरियोडिक टेबल आप पढ़ी होगी तो आप बता पाएंगे। मैग्नीज, कैल्शियम, कैल्शियम का दोस्त कितना होता है तो आपको Ca20 होता है, और 20 को आप बांटोगे तो 2 और 8 10 और 8 18 और 2 20। लेकिन क्या कहा कि एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए दोस्त, यहाँ तो 2 हो गया तो नहीं होगा। ठीक है। हीलियम में दोस्त, हीलियम में तो 2 होता है तो ये भी नहीं होगा। हीलियम इसमें भी है दोस्त, इसमें भी 2 हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगर लिथियम की बात की जाए तो दोस्त लिथियम Li3 पर होता है, कितने पर 3 पर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 और 1 आएगा, 2 और 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्त। सोडियम Na कितने पर होता है तो आपको 11 पर होता है, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो आपको 2 और 8 10 और 1 11। क्योंकि आपको कल की क्लास में, परसों की क्लास में ये बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाएगा तो 2 8 18 10 मतलब 2n² से भरा जाता है, 2n² से भरा जाता है। तो दोस्त के में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल में ज्यादा से ज्यादा 8 होंगे, एम एन, इसमें ज्यादा से ज्यादा 18 होंगे, इसमें 32 होंगे। तो दोस्त इसमें 8 हो चुके हैं तो अगला किस में जाएगा, अगले वाले में जाएगा। पोटेशियम दोस्त के, पोटेशियम होता 19 नंबर पे, तो इसे तो करो 2 और 8 10 और 8 18 18 और 1 19। तो दोस्त देखना इसमें सभी में अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यही पूछा गया कि अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन किसमें है, आपको लिथियम, सोडियम या पोटेशियम में। ठीक है। और वैसे भी यहाँ अगर देखोगे तो ये सब, अच्छा यहाँ मिटा दिया था, हाँ इसमें देखो दोस्त, इसे छोड़ो, यहाँ देखो ये सभी में एक इलेक्ट्रॉन, ये लिखा एक इलेक्ट्रॉन, देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देखो यही तो लिखा है आपके साथ, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो इसमें सभी में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सभी में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है। चले आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता, दोस्त ये तो सही है, प्रत्येक जीन अपना एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है। ठीक है। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी, ये भी ठीक है दोस्त। और युग्मक निर्माण के समय दो युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं और जिन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, दोस्त ये ठीक है, लेकिन ये 2 वाला गलत है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, गलत कथन कौन सा है। 2 युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्त। चलिए आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के तरीकों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो सही कथन कौन सा होगा, केवल पर्निसेशन किया गया था। पर्निसेशन का मतलब दोस्त क्रॉस फर्टिलाइजेशन, तो दोस्त क्या केवल क्रॉस निश्चित किया गया था, नहीं, इसके साथ और कुछ भी किया गया था। आरंभ में पौधे पर स्वनिश्चेचन नहीं दोस्त, पहले तो क्रॉस किया गया था, केवल स्वनिश्चेचन नहीं, पहले किया गया था क्रॉस फर्टिलाइजेशन और उसके बाद सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया गया था। किसने किया था, तो आपको मेंडल ने किया था। तो मेंडल ने किस पौधे पर आविष्कार किया अपना, तो आपको मटर के पौधे पर किया था, और इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। इन्होंने मटर के 2 पौधे लिए थे, मतलब मटर के 2 बीज लिए थे, मटर 2 बीज लिए दोस्त, एक पर सफेद फूल आते थे और दूसरे पर जामुनी फूल आते थे। कैसे, जामुनी फूल। तो जामुनी फूल वाला मटर का पौधा लिया, एक सफेद फूल वाला, और इन दोनों से जब नया युग्मक बना तो दोस्त उस पर भी जामुनी कलर के फूल आए थे। ठीक है दोस्त। तो ये किसने बताया था, तो आप कहोगे ये मेंडल ने बताया। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है, ऑफलाइन, तृतीयक, द्वितीयक या प्राथमिक। तो दोस्त सबसे पहले रैम की फुल फॉर्म क्या होगी, रैम, तो आप कहोगे रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है दोस्त। अच्छा ये कैसी मेमोरी है, तो आप कहोगे इसे प्राथमिक मेमोरी कहेंगे। प्राथमिक मेमोरी का मतलब यह है दोस्त, इसमें जब तक हम लोग काम कर रहे हैं तब तक डाटा सेव रहता है, और जैसे ही लाइट जाती है इसका डाटा चला जाता, वापस नहीं आता। ठीक है। तो दोस्त ऐसी मेमोरी को हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक मेमोरी कहेंगे। ठीक है। चलते हैं आगे। अगला सवाल, हम जानते हैं कि यदि वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। बात ठीक है। अगर दोस्त वर्षा का पीएच मान, वर्षा जो बारिश होती है दोस्त, इसका पीएच लेस देन हो जाए 5.6 से, ठीक है, वर्षा का पीएच लेस देन हो जाए 5.6 से, तो दोस्त ऐसी वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं।
और यही कारण है कि आज देख रहे हैं आप कि ताजमहल का रंग फीका पड़ता जा रहा है। ताजमहल का रंग फीका पड़ता जा रहा है अम्लीय वर्षा, और जो मथुरा में दोस्तों तेल रिफाइनरी लगी है और वहां से भी जो गैस निकल रही है वो भी उसे प्रभावित कर रही है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अम्लीय वर्षा कहती है, ये बात ठीक है। जब यह अम्लीय जल नदियों में जाता है तो क्या होता है? नदी के जल में मछलियों की संख्या बढ़ जाती है दोस्त, बढ़ नहीं जाएगी। जब अम्लीय जल नदियों में जाएगा तो मछलियों की संख्या घट जाएगी। जल थोड़ा क्षारीय हो जाता है दोस्त, क्षारीय कैसे होगा? इसकी खुद की प्रकृति अम्ल की है, जो अम्लीय है तो दोस्त क्षारीय कैसे हो जाएगा? अम्लीय होना चाहिए था। नदी का जल पीने के लिए अधिक स्वास्थ्य होता है? नहीं दोस्त, क्योंकि पीने के लिए कैसा जल फायदेमंद है? तो आपको न्यूट्रल वाटर है या फिर ऐसा का क्षारीय वाटर जो होगा वो और ठीक होगा। और नदी के जल का पीएच कम हो जाता है दोस्त, ये बात ठीक है। नदी के जल का पीएच कम हो जाता है, क्योंकि दोस्त आज से समझिए, यहाँ पे एक पैमाना है और ये है 7। ठीक है, यहाँ से 0 से लेकर चलेंगे हम, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 तक आ गए, 8 9 10 11 12 13 और 14। ये दोस्त 14 पे आ गया। इसको किसने दिया था? तो आपको ये पैमाना सोरेनसन ने दिया। किसने दोस्त? सोरेनसन। सोरेनसन पीएच पैमाना दिया, यहाँ लिख लो, पीएच पैमाना दिया। पीएच पैमाना किसने दिया दोस्त? तो आपको सोरेनसन ने दिया था। ठीक है, अच्छा दोस्त, जब इन्होंने दिया तो ये बताया जो 7 में होगा वो न्यूट्रल होगा। कैसा? उदासीन। उदासीन। जैसे ही 7 से ऊपर बढ़ोगे कहां तक दोस्त? 14 तक, तो ये क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। ठीक, और जैसे ही 7 से नीचे आओगे कहां तक? 0 तक। कहां से दोस्त? ये 7 है ना, 7 से नीचे आओगे तो ये अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा, अम्लीय। तो जब आप देखते हैं कि जो समुद्र है, नदियां, उनमें पानी कैसा? तो आप कहो उनमें पानी खारा है। और दोस्त खारे में जब खारे का मतलब ये क्षारीय पानी है ना, लवणीय। तो जब क्षारीय पानी है उसमें आप अम्ल को मिलाएंगे तो उनका जो जल का पीएच मान कम हो जाएगा। ठीक है, पीएच मान कम हो जाएगा, मतलब क्षार से थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। और दोस्त ये है आपका आज का लास्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत नहीं है? दोस्त अनवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है बताइए एक बार। तो दोस्त नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत कौन से होते हैं? तो ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है या जो कभी नष्ट नहीं होते, है ना, वो क्या है? जिन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है। जैसे दोस्त कोयला हो गया, इसका पुनर्चक्र किया जा सकता है। प्राकृतिक गैस हो गया, इनका दोस्त क्या किया जा सकता है? तो आपको पुनर्चक्र किया जा सकता है। ये कैसे? ये दोस्त नवीकरणीय हो गए। अच्छा, इसमें अनवीकरणीय स्रोत नहीं है, इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं, यहाँ से नहीं अगर हटा दिया जाए तो ये नवीकरणीय स्रोत है, ये भी तो बोल सकता है। या तो अनवीकरणीय नहीं है, इसका मतलब नवीकरणीय पूछा है। तो दोस्तों वो कौन सा होगा नवीकरणीय? तो आप कहोगे वो हो जाएगा वायु। ठीक है, अनवीकरणीय कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो वायु हो जाएगा। प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय है, पेट्रोलियम, कोयला, ये दोस्त कभी ना कभी तो समाप्त हो जाएंगे। ठीक, लेकिन वायु क्या है? ये नवीकरण होता रहता है, इसका मतलब इसका रिसाइकल होता रहता है। ठीक है, तो यह था दोस्त आपका आज का लास्ट सवाल। और कैसी लगी आज की क्लास एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं दोस्त। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्त, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।